के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। हेलो किसान आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां अलग अलग विषय हम आपके लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आते हैं, जो कि खेती किसानी और ग्रामीण विकास से जुड़े हुए होते हैं, ताकि हमारे किसान उचित जानकारी हासिल कर अपनी आय में वृद्धि कर सके। तो आज के विषय क्या है, आइए सबसे पहले डालते हैं उस पर नजर। आज का विषय है टमाटर, बैंगन, मिर्च की खेती, और साथ ही आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक विधि से कैसे हमारे किसान कर सकते हैं मधुमक्खी पालन। दोनों ही अच्छे विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय हैं। मधुमक्खी पालन की बात करें तो हमारे किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त माध्यम भी हो सकता है, और अब व्यावसायिक दृष्टि से भी इसकी अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बैंगन, मिर्च और टमाटर की बात करें तो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण सब्जियां हैं, और व्यावसायिक दृष्टि से भी हमारे किसान इन्हें उगाकर अच्छा लाभ ले सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर हैं जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आइए डालते हैं नजर। 1800113060, दूसरा नंबर है 1800113061, टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। बस हमारे ये नंबर लगाइए और हमसे बात कीजिए। अपने सवाल, अपनी आशंकाएं आप हम तक पहुंचा सकते हैं, और हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देंगे। जी हाँ, अगले 1 घंटे तक दोनों ही विषयों से जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो चलिए आपकी मुलाकात करवा देते हैं आज के हमारे मेहमानों से। हमारे साथ है डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी। डॉक्टर चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप सभी को। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं शासकीय विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में, और आप हमें बताएंगे कि कैसे हमारे किसान जो कि बैंगन, मिर्च और टमाटर की खेती से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कौन कौन सी इस वक्त समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को लेकर कैसे वो सतर्क रहें ताकि फसल बर्बाद ना हो। तो आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे आज के हमारे पहले विषय के बारे में। हमारी दूसरी मेहमान है डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र GBPU AT पंतनगर में। बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी आपका भी। आपसे हम मधुमक्खी पालन के बारे में समझेंगे, और वैज्ञानिक विधि से कैसे हमारे किसान मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही हमारे जो दर्शक हैं जो कि मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए किसी भी बिंदु के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उनका भी पूनम जी जवाब देंगी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंगन, मिर्च और टमाटर की। तो डॉक्टर चौधरी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि इन तीनों ही फसलों की बात करें तो मिर्च भी खेत में है, टमाटर की बात करें तो ये फसल भी इस वक्त हमारे किसानों ने जिन्होंने ली है, टमाटर की फसल भी तैयार है, बैंगन की भी तुड़ाई का समय चल रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे, एक तो इस समय जो फसलें हैं खेतों में, उनकी स्थिति क्या है, क्या इस वक्त किसी तरह की बीमारी होने की आशंका रहती है, और व्यापारिक दृष्टि से इनका क्या महत्व है। साथ ही हम टमाटर की बात करें तो ये तो पूरे साल, टमाटर मिर्च तो पूरे साल चाहिएगा उपभोक्ता को। बिल्कुल आपने सही बताया। जैसे अगर हम अपने मुल्क की अगर हम बात करें तो हर घर में जो बैगन है ये सबसे लोकप्रिय सब्जी है। ये पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक, यानी पूरे भारतवर्ष में सालों भर ये कहीं न कहीं उगाया भी जाता है और उपभोक्ताओं को द्वारा कंज्यूम भी किया जाता है। क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात की, जो किसानों को अब हम सिर्फ सब्जी बेचना या उगाना नाम सिखाते हैं, उनको हम लाभ कमाना सिखाते हैं। तो इसमें जैसे जो खाद्य प्रसंस्करण है उसका भी बहुत बड़ी भूमिका होती जा रही है। और टमाटर जो है हम एज ए फ्रेश प्रोडक्ट भी हम खाते हैं, और इनसे बहुत सारे उत्पाद भी बनते हैं। इसलिए टमाटर की खेती सालों भर होती है। और अभी किसान भाई जो उगा रहे हैं, इस बार हम देख भी रहे हैं कि टमाटर की कीमत, चूँकि बारिश अधिक हो जाने के कारण, जो खास करके हमारा जो मैदानी इलाका है यहाँ पे टमाटर की जो पैदावार है वो थोड़ी कम अभी आ रही है, आवक कम है, इस कारण से उसकी कीमत भी थोड़ी बढ़ती जा रही है। लेकिन वहीं पर जो इसका प्रोसेसिंग है, जो आज हम देख रहे हैं, जो जिस प्रकार के हम फास्ट फूड इंडस्ट्री हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है, तो जो टोमेटो का पेस्ट है या केचप है, इस प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम टमाटर से हम बना सकते हैं। और पूरे अपने यहाँ जितनी सब्जियां होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर हम आलू और प्याज को छोड़ दें तो उसके बाद बैगन और टमाटर, ये सबसे महत्वपूर्ण सब्जी है
जो इसका उपभोग भी होता है और इसमें प्रसंस्करण की कई संभावनाएं हैं, जिसका अगर किसान भाई अगर करते हैं तो सेकेंडरी एग्रीकल्चर जो है लाभ और मुनाफा कमाने के लिए, जो हम डबलिंग फार्मर इनकम की बात करते हैं, तो इसमें हमें इन चीज़ों को अपनी जो खेती की पद्धति है उसमें अगर हम शामिल करेंगे। मिर्च की भी आपने बात करी, मिर्च को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं एज ए ड्राई, अगर हम मसाले का जो हम लाल मिर्च करते हैं, जो हमारी हरी मिर्च होती है उसको एज हम वेजिटेबल के रूप में हम यूज करते हैं, जो हम किसान भाई काफी उगा के उससे मुनाफा। मिर्च तो बहुत लोकप्रिय भी है बाहर, अगर हम कश्मीरी हमारी मिर्च है, हमारी जो बैदगी मिर्च होती है, जो हम कलर के लिए भी हम यूज करते हैं। हमें ये भी ध्यान देना है कि इससे हम और क्या हम कर सकते हैं। जैसे हम ओलियो ओरिजिन का हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो उससे जो हमारा तीखापन होता है, पंजेंसी होती है, उसको निकाल के उसके कई सारे मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी होते हैं। जो टमाटर होता है उसका भी जो लाल रंग होता है, उससे लाइकोपिन जो होता है उसका बहुत सारा व्यावसायिक भी उसके प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे कुछ दवाएं होती है जिसमें लाइकोपिन का इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल, और लाइकोपिन तो काफ़ी ज़्यादा होता है टमाटर में और अपने इस तरह के गुणों के लिए भी काफ़ी पसंद किया जाता है। और जैसे कि हम देख रहे हैं लगातार तापमान गिर रहा है, सर्दियाँ आने वाली है, तो वैसे भी टमाटर की मांग बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग इसे सूप की तरह भी लेना पसंद करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़ी हमारी आज की रिपोर्ट देखते हैं। इस समय रबी टमाटर की बुवाई की जा सकती है। आप टमाटर की उन्नत किस्में जैसे पूसा रोहिणी, पूसा सदाबहार, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा 120, पूसा संकर 2, पूसा संकर 4, पूसा संकर 8, काशी अभियान, पूसा दिव्या, काशी विशेष, काशी अमृत, काशी अनुपम, काशी हेमंत और काशी शरद आदि लगा सकते हैं। टमाटर की बीज दर की बात करें तो उन्नत किस्मों के लिए 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज काफी रहते हैं। टमाटर की सीमित बढ़वार वाली किस्मों की रोपाई 60 गुना 60 सेंटीमीटर और असीमित बढ़वार वाली किस्मों की रोपाई 75 से 90 गुना 60 सेंटीमीटर पर करें। टमाटर की रोपाई के समय उन्नत किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फेट और 60 से 80 किलो पोटाश का उपयोग करें। वहीं जिंक व बोरॉन की कमी होने पर 20 से 25 किलो जिंक सल्फेट व 8 से 12 किलो बोरेक्स का उपयोग करें। संकर और असीमित बढ़वार वाली किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर 55 से 50 किलो नाइट्रोजन का उपयोग करें। वहीं बैगन की बुवाई करने से पहले खेत की जुताई कर जमीन को समतल करें। बुवाई करते समय पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। बैगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले की आशंका रहती है। इससे बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी ओर हरी मिर्च की बुवाई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। बुवाई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुवाई के बाद पहली सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च की फसल में आर्द्रगलन रोग होने का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए बुवाई से पहले ही बीजोपचार करें। इसके अलावा हरी मिर्च की फसल को एंथ्रेक्नोज रोग से बचाने का उपयोग भी करें। तो भी आपने रिपोर्ट देखी हमारी आज की टमाटर, मिर्च और बैंगन पर, जिसमें काफ़ी सारी बातें तो हमने आपको बता दी कि कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, कैसे उनसे अपनी फसलों को आप बचाएं, इसके बारे में भी अभी हमने आपको बताया। तो आज का जो हमारा दूसरा विषय है मधुमक्खी पालन, उस पर भी हम बात करेंगे। आगे हमारे विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे। तो चलिए आपकी कॉल्स का इंतज़ार है। 2 टोल फ्री नंबर आप देखिए हम फ्लैश कर रहे हैं, इन पर कॉल कीजिए और बैंगन, मिर्च, टमाटर से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं, आशंकाएँ हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। बढ़ाते हैं बातचीत को आगे। डॉक्टर हर्षवर्धन, जैसे कि अभी आपने बताया कि कई सारी जो फसलें हैं, अभी खास तौर पर बैंगन, मिर्च, टमाटर साल भर इनकी मांग रहती है और अपने औषधीय गुणों की वजह से भी टमाटर काफ़ी लाइक किया जाता है और हमारे यहाँ की मिर्च भी काफ़ी विदेशों में पसंद की जाती है। तो अभी के वक्त में क्या क्योंकि हम जान रहे हैं कि आर्द्रता भी बढ़ गई है और आपने भी बताया कि बारिश होने की वजह से टमाटर की फसल को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इस वक्त इस जो अभी ह्यूमिड है मौसम, इसको लेकर क्या हमारे किसानों को कोई ख़ास सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि जो फसल उनकी तैयार उस पर कोई विपरीत असर ना पड़े? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। इस साल जो है अभी भी मौसम में नमी काफ़ी बनी हुई है और तापमान भी साथ साथ अधिक चल रहा है।
अभी हम 1-2 दिन की बात अगर हम छोड़ दें, जब भी अगर मौसम में अगर आर्द्रता अधिक होती है और तापमान भी अगर अधिक रहता है तो जो वायरस जनित बीमारियां हैं ये काफ़ी होती हैं, और ये बीमारी मिर्च में भी होती है और टमाटर में भी होती है। खास करके अगर जो हम बारिश के मौसम की, यानी इस समय जो टमाटर या मिर्च जो किसान भाइयों के खेतों में होगी, उसमें एक बीमारी होती है जिसको किसान भाई लोकली मरोड़िया बीमारी कहते हैं, जिसमें पत्ते जो होते हैं मुड़ जाते हैं और कुछ ऊपर की तरह हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हो जाते हैं। ये समस्या मिर्च में भी होती है। मिर्च में एक बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कभी माइट भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो हमारा वायरस है, जो व्हाइट फ्लाई, एक सफ़ेद मक्खी होती है जिसके कारण ये एक जगह से दूसरी जगह तक फैलता है। और इस बीमारी के कारण खास करके ये जो मैदानी इलाका है, उत्तर भारतीय मैदानी इलाका, इसमें ये टमाटर की खेती भी करना इस मौसम में, जो बारिश का मौसम है, यानी जो अभी फसल होगी, ये बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। और हमारे जो कृषि अनुसंधान के जो संस्थान है, ये बार बार हम लोगों का प्रयत्न होता है कि हम लोग ऐसी प्रजातियां विकसित करें जिसमें कि वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो। जैसे आपने वाराणसी का जो हमारा संस्थान है, भारतीय सब्जी विज्ञान अनुसंधान संस्थान, उनकी कुछ प्रजातियों की भी आपने चर्चा की है, काशी अभिमान है। और इस प्रकार से जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना है, उनकी भी कुछ प्रजातियां हैं जिसमें कि ये बीमारी थोड़ी कम होती है। जी। तो हमें किसान भाइयों को समेकित प्रबंधन करना है। जब हम प्रजातियों का चुनाव करें बारिश के मौसम के लिए, तो हमें ये ध्यान देना है कि ऐसी प्रजाति का चुनाव करना है जिसमें वायरस जनित बीमारी, यानी जो लीफ कर्ल वायरस रोग है, इसके प्रति उसमें प्रतिरोधक क्षमता हो। ऐसी प्रजातियों का हमें चयन करना है। जब हम उसकी नर्सरी तैयार करते हैं, क्योंकि पौधा जब नर्सरी में ही अगर वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, अगर वो सफ़ेद मक्खी के कारण, तो पूरी लाइफ जो होगी, यानी 3-4 महीने की जो फसल होगी, उसमें एक बार अगर वायरस आ गया, उसके बाद उसका नियंत्रण करना मुश्किल बिल्कुल। और सब्जियों की फसल भी बहुत लंबे समय की नहीं होती है, तो ऐसे में अगर कोई बीमारी आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, कि तब तक आप कब तक उसका निवारण करेंगे, तब तक तो समय ही पूरा हो जाता है, तो नुकसान होने की आशंका और बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारे किसान बेहतर है कि शुरू से ही सावधान रहें, पहले से ही तमाम बातें ध्यान में रखें और उसका निवारण साथ साथ करते जाएं। और हमारे साथ डॉक्टर पूनम जी भी हैं, उनसे हम एक बार फिर से बात करते हैं। पूनम जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी, पूनम श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, मधुमक्खी पालन पर आप हमें जानकारी देंगे। पूनम जी, ये बताइए, जो मधुमक्खी पालन की बात कर रहे हैं, तो अभी तक तो ये होता था कि ये तो इतनी ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा रुझान दिखा रहे हैं, और मधुमक्खी पालन को लेकर, और शहद जिस तरीके से ब्रांड, एक अपने आप में ब्रांडिंग उसकी की जा रही है, तो ऐसे में वैज्ञानिक विधि की उपयोगिता और कितनी बढ़ जाती है, और इससे जो हम ट्रेडिशनली करते थे मधुमक्खी पालन, और अब जो वैज्ञानिक विधि से हम करने की बात कर रहे हैं, इसमें किस तरह का अंतर है? देखिए, पहले जब करते थे ट्रेडिशनल तरीके से, तो मधुमक्खी के बक्से को रख लिया, पाल लिया, और जब शहद आया तो हमने उसे निकाल लिया। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रेडमार्क की ना, क्वालिटी की, तो जो हमारे इसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, वो क्वालिटी के पैरामीटर्स अगर हम चाहें कि एक्सपोर्ट करें, उस लेवल तक हमारी को मान्यता प्राप्त नहीं होती थी। और क्या होता था, अक्सर मधुमक्खी पालक साधारण तरीके से टिन में लिया और बेच दिया। उन्होंने उस वाली शहद को निकाल लिया जिसमें बच्चे हुआ करते थे, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स यूज करते थे, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि क्वालिटी हमारी डिग्रेड हो गई। उस क्वालिटी की वजह से मार्केट में हमारी जो हनी की वैल्यू थी वो कम होती गई, और इससे मार्केट वैल्यू कम, इससे बी कीपिंग पर असर हुआ, क्योंकि किसानों को फिर उतने दाम नहीं मिले। लेकिन अगर हम क्वालिटी मेंटेन करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन करेंगे, तो हम इस मधुमक्खी पालन को एक बहुत अच्छा व्यवसाय साबित कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन केवल शहद पैदा करने के लिए नहीं होता है, मधुमक्खी पालन प्रोपोलिस आप पैदा कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, मोम पैदा करके बेच सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन को अगर व्यावसायिक तरीके से अपनाना चाहते हैं, तो एक बहुत ही उत्तम और आय का बहुत ही अच्छा साधन साबित हो सकता है। और प्रधानमंत्री ने इस बात पे जोर भी दिया है कि सिर्फ एक आय के साधन से कुछ नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति किसानी करता है, खेती करता है, तो साथ में करने के लिए हर वो उपाय करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। तो अगर हम मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, शहद की क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, तो कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी हमारे शहद की वैल्यू और किसानों को बहुत अच्छी आय प्राप्त होगी। जी बिल्कुल। और इसके स्वास्थ्य से जुड़े कितने फायदे हैं, ये बात तो किसी से नहीं छिपी हुई है। और
शहद का तो वैसे भी हम कह सकते हैं हमारी संस्कृति का हिस्सा है, चाहे वो रीति रिवाज हो या पूजा पाठ हो, उसमें भी शहद का इस्तेमाल होता रहा है। इसे शुद्ध माना जाता है, देवताओं को चढ़ाया जाता है। और आज के दौर में हर कोई अपनी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा सजग है, तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इसका मार्केट जो है और वास्ट होता जा रहा है, इसका विस्तार होता जा रहा है। तो ये बहुत ही सही समय है उन किसानों के लिए जो कि मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, तो इसे और बेहतर तरीके से करें ताकि ज़्यादा आपको लाभ हो सके। आइए देखते हैं, से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। मधुमक्खी पालन को अगर वैज्ञानिक विधि से किया जाए तो ये आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। वैसे भी मधुमक्खी पालन कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय माना जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक विधि में कृत्रिम छत्तों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। शहद लेने के लिए इन्हें तोड़ा नहीं जाता, बल्कि दोबारा एक ही छत्ता बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे मधुमक्खियों को बार बार स्थान नहीं बदलना पड़ता। साथ ही छत्ता बनाने में मेहनत भी बेकार नहीं होती। इन छत्तों की देखरेख मधुमक्खी पालक ही करता है। ऐसे में इन्हें विपरीत मौसम में उठाकर सुरक्षित जगह पर रख दिया जाता है। छत्ते को बंदरों, चूहों, चींटियों और बर द्वारा नष्ट करने का खतरा भी नहीं रहता। मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए 4 तरह की मधुमक्खियां पाली जाती हैं: एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाला और एपिस फ्लोरिया। इस व्यवसाय के लिए एपिस मेलिफेरा मक्खियां ही अधिक शहद उत्पादन करने वाली होती हैं। ये स्वभाव में शांत होती हैं, इन्हें डिब्बों में आसानी से पाला जा सकता है। इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता भी ज्यादा होती है। कृत्रिम रूप से इन्हें पालने के लिए लकड़ी के बक्सों का इस्तेमाल किया जाता है। मधुमक्खियों को पालने के लिए मौन ग्रहों का इस्तेमाल किया जाता है। मौन ग्रह लकड़ी का एक खास तरह का बक्सा होता है। ये मधुमक्खी पालन में सबसे अहम उपकरण होता है। मौन ग्रह का सबसे निचला भाग तलपट कहलाता है। तलपट के ठीक ऊपर वाला भाग शिशुखंड कहलाता है। शिशुखंड में अंडा, लार्वा, प्यूपा पाया जाता है और मौन वंश के तीनों सदस्य श्रमिक रानी व नर इसमें रहते हैं। मौन ग्रह के 10 भाग में 10 फ्रेम होते हैं। श्रमिक मधुमक्खी शहद का भंडारण इन्हीं कक्ष में करती है। पोषण प्रबंध की बात करें तो मधुमक्खियों का पोषण पराग और मकरंद होता है, जो फूलों से मिलता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण भी दिया जाता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विद्या मिश्र जी हैं। आइए बात करते हैं उनसे। हेलो हेलो, विद्याधर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार विद्याधर जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, ये है कि हम गोभी और टमाटर दोनों लगाए हैं। ये मोटी मोटी जैसे पानी में जोंक होती है इस तरह की, और जमीन में चलती हैं तो सफेद सफेद लाइन की तरह उसमें बन जाता है जमीन में। जराई उसी तरह है, वही जो है पूरी पत्तियां खा दे रहे हैं, पूरा पेड़ तक नीचे तक खा लेती है जी। और ऊपर दवा जो है हम 2 बार मारे हैं। फोक सुपर है एक, और उसके बाद हम चैलेंजर रखी थी धान के लिए जी, उसको भी मार दिए हैं 2-3 बार। ठीक है, एक कुछ पूछना चाहते हैं आप? मरी नहीं। ठीक है जी, आपने विद्याधर जी आपने कौन सी फसल बताई, किस फसल में ये समस्या आपको आ रही है? गोभी दोनों में खा रहे हैं सर, ज्यादातर तो गोभी में खा रहे हैं और टमाटर में भी लग रहे हैं। जी हाँ, और ये आप क्या बता रहे हैं कि जो गिडार होता है जैसे गन्ने वगैरह में लगता है, आप उसकी समस्या बता रहे हैं? शायद एक नई तरह की प्रजाति है, जैसे जोंक होती है उस टाइप का है, मोटी मोटी होती है। देखिए, और वो चलती है जमीन में तो पीछे सफेद सफेद उसमें वो निकलता है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी समस्या। देखिए, एक चीज़ जो हमें समझ में आ रहा है कि जैसा ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि हमारी सॉइल बॉर्न होती हैं, जो हमारे मिट्टी में रहती हैं, लेकिन किसान भाइयों को पहले से नहीं दिखती, पहले से उनको पता नहीं होता है। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, चूँकि इनकी भी समस्या, बहुत सारे किसान भाइयों की समस्या होती है, जो भी खास करके जो सब्जी के किसान भाई हैं, वो एक ही
खेत में बार बार उसी प्रकार की सब्जियां ना उगाएं, यानी जिनको हम कहते हैं कि हमें एक प्रॉपर हमें क्रॉप रोटेशन हमें फॉलो कर, फसल चक्र हमें अपनाना चाहिए। यानी जैसे टमाटर, मिर्ची और बैगन, ये 3 अलग अलग फसलें हैं, लेकिन ये तीनों एक ही कुल की किस्में हैं। तो अगर इन्हीं को आप बदल के उसी खेत में लगाएंगे तो एक समस्या ये होगी। दूसरी चीज, जब भी हम अगर सब्जी उगाएं, उसमें अगर हम कोई धान उगा लेते हैं या हम गेहूं उगा लेते हैं, तो इनके जो कीड़े होते हैं या इनकी जो बीमारियां होती हैं वो कुछ हद तक खत्म हो जाती है। लेकिन पहले मैं इनकी समस्या का ये करूं समाधान, अगर आप जैसे उसमें अगर आप जिसमें में आप पानी डाल रहे हैं, पानी के साथ अगर आप जैसे क्लोरोपाइरीफॉस है, अगर ये समस्या अगर काफ़ी बड़े पैमाने पे है, तो जब आप सिंचाई करें उसी समय में अगर आप क्लोरोपाइरीफॉस से मिला के अगर हल्की अगर उसमें सिंचाई कर दें, तो कुछ हद तक आपकी ये समस्या जो है ये ख़त्म हो जाएगी। या इसके अलावा आजकल जैसे आप एक रीजेंट दवा जो आती है वो एज ए ग्रेन्यूल के फॉर्म में आती है, तो जैसे आपका गोभी है या आपका टमाटर है, उनके जड़ों में आप थोड़ा थोड़ा अगर उसको ग्रेन्यूल्स को अगर आप डाल देंगे तो उससे भी ये समस्या जो है खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये अगर हम करते हैं तो ये हमें शुरुआती अवस्था में ही हमें कर देनी चाहिए, जिससे कि अगर उसका कोई दुष्प्रभाव हो तो वो 30 से 40 दिन तक वो चीज़ें जो हैं वो खत्म हो जाए। जब ये फलन की अवस्था में आ जाएं तब हमें ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हमें सिर्फ उन्हीं केमिकल्स का प्रयोग करना चाहिए जो सेफ हो, यानी सुरक्षित हो, जिससे कि उससे जो उत्पाद हो वो भी हमें किसान भाइयों को हमें वो सुरक्षित उत्पाद हमें मिलता है। जी, तो ये कह सकते हैं कि अगली बार से जब ये फसल लें तो तब जरूर इसका ध्यान रखें। तो अभी जिस स्टेज में इनकी फसलें, मुझे लगता है इस समय तो इन दवाओं का इस्तेमाल करना कर सकते हैं अभी कर सकते हैं। अच्छा, चलिए इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो एक बार फिर से आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं बैंगन, टमाटर और मिर्च की खेती के बारे में, और साथ ही आपको बता रहे हैं कि कैसे हमारे किसान वैज्ञानिक विधि से मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सब्जियों की, यानी खास तौर पर अगर आप मिर्च, टमाटर और बैंगन की फसल ले रहे हैं तो ऐसे में कौन सी खास बात है जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है, और साथ ही हम बता रहे हैं कि कैसे हमारे किसान वैज्ञानिक विधि से कर सकते हैं मधुमक्खी पालन। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आपकी कॉल्स का भी हमें इंतजार है। कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, आइए बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, चलिए शायद हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। हेलो हेलो हेलो, जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ सुन रहा हूँ। जी बताइए, सवाल बताएं। मैडम, ये मधुमक्खी पालन से संबंधित जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पर हो पाएंगी और कितने दिनों का ट्रेनिंग रहता है? आप कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना नाम भी बता दीजिए। जी, मैं जय कुमार गवेल बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से। ठीक है, छत्तीसगढ़ के ठीक है। बात करते हैं, हमारे साथ पूनम जी है। पूनम जी क्या बताना चाहेंगी? पूनम जी, देखिए छत्तीसगढ़ के आसपास खादी नाम उद्योग या कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करें, जहां पर आपको मधुमक्खी के विषय में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये ट्रेनिंग 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, 15 दिन की, 1 महीने की, 3 महीने की, जैसी आप चाहते हैं उसके हिसाब से मिल जाएगी। बेसिक ट्रेनिंग 3 दिन से 5 दिन के अंदर पर की जा सकती है और उसी हिसाब से जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप पंतनगर विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे विश्वविद्यालय को, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन को एक लेटर लिख दीजिए कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, तो हम भी आपको इनवाइट कर सकते हैं मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग के लिए। जी
बिल्कुल, तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप मधुमक्खी पालन को लेकर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो कहाँ जा सकते हैं और कैसे आप बेहतर तरीके से अपना सकते हैं। और अब कुछ मेल्स ले लेते हैं। कॉल सेंटर नंबर पर भी कुछ हमारे दर्शक कॉल करते हैं, कुछ ईमेल भी करते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न है। आशुतोष कुमार ने राजस्थान से लिखा है, लेकिन उनका सवाल से पहले कॉलर जुड़ रहे हैं, आइए बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। जी आशीष जी, बताइए क्या सवाल है। मैडम नमस्कार। नमस्कार। उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ आप। जी जी जी, बताएं आशीष जी, क्या सवाल है। सर मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बैगन टमाटर में सबसे अच्छी किस्म कौन सी है जो हमारे यहाँ के लिए उत्तर है। जालौन उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आशीष जी आपका, और इस प्रश्न पे मैं आगे आने वाली थी, तो अच्छा हुआ आपने ही पूछ लिया। जी हर्षवर्धन जी, क्या बताना चाहेंगे। जी, आपने बिल्कुल सही पूछा है। देखिए, जो अच्छी का मतलब होता है जो एक तो आपको उपज अच्छी दे और उसमें रोग और कीड़े उसमें कम लगे। लेकिन ये हर चीज़ों में क्या होता है, एक तो मौसम, अलग अलग मौसम में हमें अलग अलग प्रजातियों का हमें चयन करना होता है। जैसे अभी जो आने वाला मौसम है, इसमें बीमारी की उतनी बड़ी समस्या नहीं रहेगी, तो इसमें आप हमारे पूसा संस्थान के एक पूसा रोहिणी प्रजाति है उसका चयन कर सकते हैं, या 2 हाइब्रिड किस्में हैं, पूसा हाइब्रिड 4 है, पूसा हाइब्रिड 8 है, इनका आप चयन कर सकते हैं। कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि थोड़ा वो लेट टमाटर लगाएं, जैसे वो फरवरी में लगाएं, जिससे कि उनकी टमाटर की फसल थोड़ी देर तक चले, यानी अप्रैल तक चले। क्योंकि जब तापमान अधिक होता है तो आमतौर पर जो किस्में होती हैं उसमें फलन कम लगता है। लेकिन एक हमारा पूसा शंकर 1 है जिसमें थोड़ा अधिक तापमान पे भी उसमें फल लगता है, और साथ साथ जैसे आप देखते होंगे जब तापमान अधिक हो जाता है तो टमाटर जो है वो पीला हो जाता है, तो उसमें अगर पत्ते अगर अधिक होते हैं तो टमाटर में वो पीलापन नहीं होता, यानी उसका लाइकोपिन नष्ट नहीं होता है। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं, और इन सभी के बीज जो है नेशनल सीड कॉरपोरेशन से भी आपको मिल सकते हैं। अगर हम बैगन की बात करें तो बैगन में आमतौर पे हर एरिया का प्रेफरेंस अलग होता है, तो आपको ये देखना है कि आपके मार्केट में किस रंग का बैगन जो है इसकी कीमत अधिक मिलती है। जैसे बैगनी रंग आमतौर पे सामान्यतः सबसे ज़्यादा प्रचलित है, खास करके उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों में। तो इसमें आप हमारे संस्थान की प्रजाति पूसा कौशल है जो नई प्रजाति है, आप इसका चयन कर सकते हैं। या हमारी कुछ हाइब्रिड प्रजातियाँ भी आई हैं, पूसा हाइब्रिड 20 है, पुरानी प्रजातियों में हाइब्रिड 5 है, हाइब्रिड 6 है। दूसरा इसमें लंबा और गोल भी होता है, जैसे हाइब्रिड 6 है वो गोल है, हाइब्रिड 9 जो है वो थोड़ा ओब्लॉन्ग टाइप का है। जो गोल बैगन होता है इसमें बीज कम होते हैं, तो आप इनका चयन कर सकते हैं। पूसा ऑस्की है, एक नई हाइब्रिड प्रजाति आई है। कुछ लोग हरा बैगन पसंद करते हैं तो उसमें पूसा हरा बैगन 1 है, तो वो भी आप चयन कर सकते हैं। कुछ जगह आजकल सफ़ेद बैगन भी कुछ लोग पसंद करते हैं, तो एक पूसा की प्रजाति पूसा सफ़ेद बैगन आया है। तो कलर के प्रेफरेंस के बेसिस पे भी आप अलग अलग, या आपको लंबा उगाना है कि गोल उगाना है। कुछ जगह पे क्या होता है जो इसमें छोटे बैगन बिल्कुल प्रेफर करते हैं, जहाँ पे कि बीज अधिक हो, यानी जब उसकी आप सब्जी बनाते हैं तो बिल्कुल उसका जो छिलका रहे इंटैक्ट रहे। तो उसमें हमारे संस्थान की एक प्रजाति पूसा अंकुर है, खास करके जो महाराष्ट्र आसपास के रीजन में है। तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों का आपको चयन करना है। अगर हम मिर्च की बात करें तो मिर्च में जैसे अभी मैं बात भी कर रहा था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो मरोड़िया बीमारी की। तो हमारे संस्थान की एक प्रजाति है पूसा सदाबहार, इसमें मरोड़िया बीमारी बिल्कुल कम से कम आती है, और ये ऊपर की तरह इसमें जो होते हैं वो ऊपर की तरफ फैलते हैं। और ये हरी मिर्च की अगर आप खेती करना चाहते हैं, एक सवाल भी इससे जुड़ा हुआ है हर्षवर्धन जी। आशुतोष कुमार है राजस्थान से, हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें ये सवाल भेजा है। मिर्च में पत्ते इकट्ठे हो रहे हैं, क्या करें? तो क्या ये मरोड़िया ही है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। खास करके इस मौसम में इसकी काफ़ी समस्या होती है। इस मिर्च में सालों भर आमतौर पे इसकी समस्या हो जाती है। तो उसमें हमें सबसे पहला तो हमें यही ध्यान देना है कि जो हम प्रजाति का चयन करें, अगर संभव हो तो हम रेसिस्टेंट प्रजाति, यानी जिसमें प्रतिरोधक क्षमता हो। लेकिन कुछ किसान भाई, चूंकि ये जो पूसा सदाबहार की हम बात कर रहे थे, इसकी जो फल होती है वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये तीखा बहुत होता है, तो किसी मार्केट में इसकी उतनी कीमत नहीं मिलती है, इसलिए बहुत जगह ये किसान भाई नहीं लगाते हैं। या जहाँ किसान भाई अगर लंबी मिर्च अगर लगाना चाहते हैं, पूसा ज्वाला लेते हैं। इसके साथ साथ जैसे अगर मरोड़िया की आप बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको समेकित प्रबंधन हमें करना है। जिस समय अगर आप फसल लगा रहे हैं उसी समय अगर आप बॉर्डर पे, जैसे आजकल सब लोग हम लोग मास्क लगाते हैं अपने आप को वायरस से
बचाने के लिए। अगर आप बॉर्डर पे अगर मक्का लगा देते हैं या ज्वार लगा देते हैं तो मक्का और ज्वार के जो पत्ते होते हैं उसमें आप देखते होंगे कि उसमें रोए रोए होते हैं, तो जब सफेद मक्खी आती है तो उससे उसको कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिलता है। तेज हवाओं से भी बच जाते हैं। तेज हवाओं से भी बचता है। एक तो हमें ये करना है। दूसरा, उसके बाद हमें येलो स्टिकी ट्रैप हम लगाते हैं। जो पीले रंग का एक येलो स्टिकी ट्रैप होता है, उस पर चिपचिपा पदार्थ होता है। अगर आपके पास येलो स्टिकी ट्रैप नहीं है तो कोई भी आप डब्बा ले सकते हैं, उसको आप पीले रंग का पेंट कर सकते हैं और उसमें कोई ग्रीस है या रंडी का तेल है जिसमें कि चिपचिपा हो जाए, वो भी आप जगह जगह पे लटका सकते हैं। ठीक है। कुछ सफेद मक्खी उस पर चिपक सकती है। चलिए, और भी कुछ इसी विषय से जुड़े सवाल हैं हमारे पास, उन पर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले हम पूनम जी के पास चलते हैं। पूनम जी, मधुमक्खी पालन की हम बात कर रहे हैं और आज विशेष तौर से हम आज के दौर के जो मधुमक्खी पालन है यानी वैज्ञानिक विधि से, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हमारे वो किसान जो कि इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो उन्हें क्या आप सलाह देना चाहेंगे, कहाँ से उसकी शुरुआत करें, ट्रेनिंग क्या लेना बहुत ज़रूरी है इसके लिए? क्योंकि आमतौर पर ये धारणा है कि जो आप व्यावसायिक तौर पर करना चाहते हैं तो जो पारंपरिक तरीके हैं खेती या खेती से जुड़े अन्य व्यवसाय से, उससे ये अलग है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक मधुमक्खी यानी एक जीवित जानवर के साथ डीलिंग करने वाले हैं। परंपरागत और वैज्ञानिक तरीके से आप मुझे सुन पा रही है ना? जी जी जी। हाँ, तो दोनों में फर्क ये है कि सबसे पहले समझने की बात है कि मधुमक्खी पालन हम कैसे करते हैं। मधुमक्खी पालन ये नहीं है कि हमने एक मधुमक्खी का बक्सा लिया, उसे रख दिया। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि मधुमक्खियों में 4 प्रजातियां होती हैं, एपिस मेलिफेरा, एपिस सेराना इंडिका, एपिस डोर्सेटा और एपिस फ्लोरिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 ही मधुमक्खियों की प्रजाति एपिस मेलिफेरा और एपिस सेराना इंडिका को हम पाल सकते हैं। एपिस डोर्सेटा, फ्लोरिया जंगली मधुमक्खी है, उसे हम पाल नहीं सकते हैं। पालन करते समय हमें ध्यान रखना है कि जब हम व्यावसायिक और वैज्ञानिक तरीके से ध्यान देंगे तो मधुमक्खी पालन में 3 सीजन होते हैं। 3 सीजन कौन से होते हैं जिसको अक्सर मधुमक्खी पालन परंपरागत तरीके से भूल जाते हैं। पहला तरीका होता है वंश वृद्धि, यानी पहला सीजन वंश वृद्धि का, जिसमें हम मधुमक्खियों की इस तरह की देखभाल करते हैं कि उनकी वृद्धि हो संख्या में, उनकी प्रजनन संख्या बढ़े और उनका नंबर बढ़े। दूसरा सीजन होता है हनी फ्लो सीजन, यानी कि इस समय बाहर बहुत अच्छे फूलों की मात्रा होगी खेतों में और मधुमक्खियां फूलों पर जाएंगी और शहद हमारे लिए बनाएंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सीजन होता है डर्ट, यानी कि अकाल, उस समय बाहर फूल उपस्थित नहीं होते हैं तो हमें अपनी मधुमक्खियों का उसी हिसाब से प्रबंधन करना होता है। तो जब पहला सीजन आए यानी पॉपुलेशन बिल्डअप यानी वंश वृद्धि का, उस समय अक्सर किसान भाई जो है इसको ध्यान नहीं देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। हमें उस समय प्रोटीन और नेक्टर, अक्सर लोग क्या कहते हैं कि जब वंश वृद्धि हो रही होती है, हनी फ्लो सीजन में मधुमक्खियों को बक्से को लेकर जाने वाले होते हैं, तो हम शहद का घोल खिलाते हैं ताकि वो जीवित रहें। हमें ध्यान रखना है कि चीनी से ज्यादा उन्हें प्रोटीन की जरूरत होती है ताकि रानी मधुमक्खी अंडे देती रहे और अच्छी मात्रा में अंडे दे। 2 चीजों का ध्यान रखना है कि अगर हम व्यावसायिक तरीके से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, क्या हमें बक्से यानी कि मधुमक्खियों के वंश को बेचना है या शहद पैदा करना है। मधुमक्खियों के वंश को बढ़ाने के लिए प्रोटीन की मात्रा जरूरी होती है, इसलिए पॉलन यानी पराग का सब्स्टिट्यूट देते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक तरीके का पहला स्टेप है। इससे क्या हुआ कि हमने मधुमक्खियों को प्रोटीन दिया, पॉलन ट्रैप की मदद से भी पॉलन कलेक्ट के ला सकते हैं, या मक्के का, बेसन का आटा हम ट्रेडिशनल तरीके से जो यूज करते थे उसको हमने खिला सकते हैं। इससे क्या हो कि रानी मधुमक्खी अंडे बहुत अच्छी मात्रा में देगी। अब हम हनी फ्लो सीजन में जब जाएंगे तो मधुमक्खियों की संख्या बढ़ चुकी होगी, तो मधुमक्खियों की संख्या जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ही ज्यादा मात्रा में वो शहद पैदा करके लाएंगी। तो हमें इन 3 सीजन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और एक बात और खास ख्याल रखना है, हम क्या चाहते हैं, मधुमक्खियां अपनी ऊर्जा शहद बनाने में लगाएं, अपनी अगर वो वंश वृद्धि लगाने में लगाएंगी तो शहद का उत्पादन कम होगा। और दूसरा, हम उन्हें पहले से तैयार करके रखें, क्योंकि एक मक्खी जब वैक्स यानी कि मोम से अपना छत्ता बनाती है तो 40 गुना शहद का कंजप्शन करती, शहद खा जाती है। तो हमें क्या है, रेस रेट जो जी पूनम जी क्या करते हैं कि 4 फ्रेम की कॉलोनी लेते हैं और शहद के जैसे खेत में अगर सरसों लगी तो वहां रख देते हैं। अब 4 से 10 फ्रेम तक आने में समय लगेगा,
उतने में मक्खियां जो फ्रेम रेस करेंगी उतना शहद वो खा जाएंगी और शहद नहीं मिलेगा, और अक्सर इसी मामले में मधुमक्खी पालन में घाटा हो जाता है। जी तो बिल्कुल, तो ये बहुत ही हनी फ्लू सीजन में आने से पहले ही अपने बक्से को 10 फ्रेम तक लेकर आना है, उसका उस हिसाब से प्रबंधन करना है, ताकि हमारे 10 फ्रेम मधुमक्खी जब खेतों में जाए, फूलों पे जाए, तो वो शहद 10 फ्रेम का हमें लें। बिल्कुल पूनम जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, बहुत ही बारीक बातें हैं ये, और जब व्यवहारिक तौर पर ऐसी समस्याएं आती हैं तो उस वक्त किसान नहीं समझ पाते। इसीलिए जैसा कि आपने भी कहा कि इसकी ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे किसान इसकी ट्रेनिंग लेंगे तो और बेहतर तरीके से मधुमक्खी पालन कर सकेंगे और जो वैज्ञानिक तरीके हैं उनका इस्तेमाल कर सकेंगे। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी है, बने रहे हमारे साथ छोटा सा ब्रेक। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल है सर, मिर्च की खेती करते हैं हम 10-12 सालों से। जी जी। तो उसमें मिर्च रोग आने शुरू हो गए मिर्च के में, और एक हमें प्राइवेट कंपनी की बोलते हैं नुआंस मिर्च, उसमें बहुत ज्यादा रोग आते हैं। तो आप डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कोई अच्छी किस्म जिसमें रोग रोधी जी जी हर्षवर्धन जी क्या बताना चाहेंगे? जी हाँ, अभी हम इसी विषय पे हम चर्चा कर रहे थे और जैसा आपने भी बिल्कुल सही कहा है कि जैसे हम अभी जो पूसा सदाबहार प्रजाति के बारे में हम बता रहे थे, इसमें ये बीमारी काफ़ी कम आती है। खास करके जो वायरस जनित बीमारियां होती हैं, ये किसान भाई जो मिर्च की खेती करते हैं उनको काफ़ी परेशान करती है। तो आप पूसा सदाबहार का अगर चयन करेंगे तो इसमें ये बीमारी कम आएगी। बट इसका एक जो गुण है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये ऊपर की तरफ फलता है, गुच्छे में फलता है, और इसकी लंबाई जो होती है मिर्च की वो थोड़ी कम होती है, यानी ये करीब 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है, और ये तीखापन काफ़ी होता है। इसके कारण मार्केट में इसकी डिमांड अच्छी होती है। लेकिन इसके अलावा जो आप बीमारी की बात कर रहे हैं, ये हमें भी पता है कि कुछ दिनों से काफ़ी इसमें बीमारियां आ रही हैं। तो कुछ चीज़ों की चर्चा भी हमने की थी, जैसे हम अगर मक्का लगा लें या हम येलो स्टिकी ट्रैप लगा दें
इसके बावजूद अगर बीमारी अगर आती है, जैसे अगर आप जब लगाते हैं उस समय अगर आप नीम की खली का अगर प्रयोग करें, 2 से 2.5 क्विंटल अगर नीम की खली अगर आप डालते हैं अगर जड़ों में, तो ये समस्या कम होगी। क्योंकि हमें समेकित प्रबंधन करना है किसी भी रोग का या कीड़ों का, तब हम उससे निजात पा सकते हैं। इसके अलावा भी मान लीजिए अगर बीमारी आ गई है या आपको लग रहा है आने वाली है, तो आपको ये करना है, जैसे जो एक दवा होती है इमिडाक्लोप्रिड है, उसको हम 10 लीटर पानी में 4 ml डाल के उसका हमको स्प्रे करते रहना पड़ेगा। जब भी अगर 1-2 पौधा अगर आपको दिख रहा है जिसमें वायरस का लक्षण दिख रहा है, तो उस पौधे को उखाड़ लें और कहीं गड्ढे में उसको दबा दें, जिससे उसका वायरस दूसरे पौधों पे ना फैल पाए। एक ही अगर दवा का अगर आप बार बार प्रयोग करेंगे तो फिर उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो विकसित हो जाती है। इसके कारण जैसे अगर एक बार आपने अगर इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल किया है तो दोबारा आप फिप्रोनिल जैसे दवा है, तो इस प्रकार से उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी अलग अलग तरीके का अगर आप समेकित रूप से अगर प्रबंधन करते हैं तो ये जो बीमारियां होती हैं इनको हम सहज तरीके से इन पे हम नियंत्रण कर सकते हैं, जिसमें रोग रोधी जो किस्म है वहाँ उसके चयन से लेके और कुछ केमिकल भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ये सारे चीज़ों का हमें मिला के हमें अगर काम करते हैं। एक कॉलर है अनिल कुमार है जिन्होंने हमें उत्तराखंड से कॉल किया है। अनिल जी स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है आपका। जी सबसे नमस्कार मैम, एंड जितने प्रोग्राम में विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बैगन की ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसको हम 12 मास ले सकते हैं मैम? ठीक है जी हाँ, देखिए 12 मास तो हम बैगन का क्या होता है कि ये जहाँ भी अगर फ्रॉस्ट होता है, यानी जो आप पाला कहते हैं, जब पाला अगर गिरता है तो बैगन को नुकसान होता है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं, अगर आपको 12 मास लेना है कि जब बिल्कुल पाला गिरने वाला समय होगा तो उस समय में ये बिल्कुल डॉर्मेंट हो जाएंगे, उसमें आपको फलन नहीं मिलेगा। उस समय में आप इसकी थोड़ी अगर कटाई छटाई कर देंगे जैसे कि पत्ते बिल्कुल बर्बाद ना हो, लेकिन फिर जो ही जैसे यहाँ पे जो हमारा मैदानी इलाका है इसमें हम 1 महीने तक उसमें फलन आपको प्राप्त नहीं होगा। वृद्धि जो है वो रुक जाएगी, वृद्धि जो होगी वो रुक जाएगी और फलन भी रुक जाएगा। लेकिन जो ही जारा खत्म होता है उसको हम रेटूनिंग बोलते हैं, जैसे गन्ने में रेटूनिंग होता है उसे बैगन में भी हम रेटूनिंग कर सकते हैं। तो जो ही एक पाला खत्म होता है या थोड़ी सी अगर जब सर्दियाँ कम होने लगती है तो उनको हम फिर से हम उनको प्रूनिंग कर देते हैं, जैसे हम फलों में हम प्रूनिंग करते हैं, यानी उनके जो ब्रांचेज हो उनको हम कट कर देते हैं, छटाई हम कर देते हैं और उसके बाद फिर से उसमें हम थोड़ा खाद डाल के फिर हम पानी डाल देते हैं तो उसमें नए कल्ले आ जाते हैं। इसका एक ही फायदा होता है कि उसमें अर्ली फ्रूटिंग हो जाती है, जो इससे किसान भाइयों को कई बार मार्केट में उससे उपज अच्छा मिलता है। जी जी, अब बहुत सारे जैसे मैंने बताया कि दर्शक हैं जो हमें पत्र लिखते हैं, टोल फ्री नंबर जो उस पर कॉल करते हैं, ईमेल करते हैं। तो ये 2 दर्शक हैं, अनुज सिंह है बिहार से और शिव स्वरूप है उत्तर प्रदेश से। इनका सवाल लगभग एक ही है, बैंगन के पौधों की डाली सूख गई है, दवा बताएं। जी हाँ, आपने ये सही कहा, जो कि बैगन जो भी किसान भाई इसमें मगर होगा जिनके खेतों में भी बैगन की तुराई प्रारंभ हो गई है, इसमें ये सबसे बड़ी और कॉमन ये समस्या है कि इसमें एक जो कीड़ा होता है जिसको हम वो तना को भी छेद करता है और फल को भी छेद करता है, इसे हम फ्रूट एंड शूट बोरर कहते हैं, यानी तना भी छेदक होता है और फल छेदक भी होता है। तो जब तना के जब वेजिटेटिव फेज में होता है, यानी जब फलन नहीं होता है, तो जो उसकी सूट होती है उसमें ये छेद करता है, जिस कारण से वो पहले तो ड्रूपिंग होता है यानी ऐसे झुकता है, उसके बाद वो सूख के गिर जाता है। जी। अगर आपके खेत में ऐसा दिख रहा हो तो सबसे पहले तो आप उनकी कटाई कर दें और उनको इकट्ठा करके कहीं बाहर ले जाएं, क्योंकि उसमें वो कीड़े मौजूद होंगे। उसके बाद जैसे अगर आप उसमें कुछ फेरोमोन ट्रैप आता है बैगन के लिए, इस पर्टिकुलर कीड़े के लिए एक चीज़ हमें ध्यान देना, फेरोमोन ट्रैप जो होता है वो क्या करता है, उसमें एक ल्योर लगा होता है जो अपनी गंध से कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण उनकी जो प्रजनन क्षमता होती है वो कम हो जाती है और उनमें अंडे कम बनते हैं और बाकी उनका कीड़ों का जो संख्या होती है वो नियंत्रण करने में काफ़ी मदद देती है और हम किसी दवा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो सुरक्षित भी होता है। तो आपको फेरोमोन ट्रैप करीब 10 से 15 पूरे खेत में लगाना है। इसके बावजूद अगर इसमें कोई समस्या है, अगर आपको दिख रहा है कि कहीं ये कीड़े हैं, तो एक दवा आती है स्पिनोसैड। इसका आप 10 लीटर पानी में 4 मिलीलीटर इसका घोल बना के इनका आप छिड़काव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सुरक्षित भी है, क्योंकि बैगन की तुराई हम हर तीसरे चौथे दिन करते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो आप बैगन लेके मार्केट में जाएं वो सुरक्षित उत्पाद जो है उपभोक्ता तक भी पहुंचे। जी बिल्कुल। एक कॉलर है चंद्रमोहन जी, आइए हम बात कर लेते हैं इनसे। चंद्रमोहन जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। जी हेलो नमस्कार। जी नमस्कार जी मैडम मैं पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ, चंद्रमोहन जी। मैडम मेरा सवाल है कि हम इस क्षेत्र में
किस मक्खी से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं, एक तो मैं जानना चाहता हूँ। दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या अनुदान किसान को मिलता है, क्या उसको सहायता मिलती है जी कि वो इस काम को कर पाए। जी पूनम जी से बात करते हैं। पूनम जी, चंद्रमोहन जी हैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हमारे साथ दर्शक, जिनका ये कहना है कि अगर ये अपने क्षेत्र में करना चाहते हैं मधुमक्खी पालन तो क्या ये लाभकारी होगा और क्या कोई अलग विधि है ऐसे क्षेत्रों के लिए, और सरकार के लिए क्या क्षेत्र विशेष भी किसी तरह के अनुदान है? चंद्रमोहन सिंह जी, शायद हमारी बात पहले भी हो चुकी है, आप पौड़ी से हैं, आपको शायद अंदाजा होगा कि सब लोग भारतीय और जालों में रखते हैं आपके यहाँ पर, और शायद हमने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम किए थे जो पौड़ी के स्पेशली किसानों के लिए थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप एपिस सेराना इंडिका आराम से पाल सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मेलिफेरा के द्वारा उत्पादन अच्छा ले तो आपको मेलिफेरा को झाड़ों में नीचे लेकर आना पड़ेगा, मेरी मैदानी इलाकों में। तो अगर माइग्रेशन की फैसिलिटी आपके पास है तो आप इस मेलिफेरा से भी आप अधिक उत्पादन ले सकते हैं, और अगर माइग्रेशन की फैसिलिटी नहीं है तो आप इस सेराना इंडिका यानी भारतीय मधुमक्खी पाल सकते हैं। और रही बात अनुदान की, बिल्कुल आपने सही कहा है, प्रधानमंत्री की और सरकार की हमारी 2 या 3 स्कीम इस समय चल रही है, एक तो शहद की गुणवत्ता के ऊपर और एक मधुमक्खी पालन के ऊपर, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। आप अपने किसी भी नजदीकी खादी ग्राम उद्योग या कृषि विकास अधिकारी या आपके उद्यान अधिकारी से संपर्क कर लीजिए, वो आपको इसका अनुदान बता देंगे, और इसमें सब्सिडी भी आपको मिल जाएगी। जो प्रेजेंटली हनी मिशन की जो स्कीम चल रही है उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 4000 में 10 बक्से मिल जाएंगे, और आप अगर किसी कैटेगरी में आते हैं तो लगभग 3000 में आपको 10 बक्से मक्खियों के समेत मिलेंगे। तो आप कृपया नजदीकी अधिकारियों से संपर्क करें और वहां से आपको इस अनुदान की पूरी सहायता मिल सकती है। आपको आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और जो एक नोटिफिकेशन होता है जो भरवाते हैं वो भरवा के और फोटो के साथ में आप उसे जमा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इंटरनेट की फैसिलिटी में भी खादी ग्राम उद्योग पे जाइए, वहां पर एक फॉर्म उपलब्ध है, तो आप वहां से फॉर्म का प्रिंट निकाल के भर दीजिए, और शिविर में आपका अधिकारी मिल जाएंगे और वहां आप इसे जमा कर दीजिए। जी जी पूनम जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और आप याद रखती हैं सब कॉलर्स को, ये भी बहुत सराहनीय है कि आपको याद था नाम से कि इन्होंने आपसे पहले भी बात की है। तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक और बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे और ये जान पाएंगे कि विशेषज्ञ कितना ध्यान रखते हैं अपने दर्शकों का और किसानों का, ताकि सही जानकारी उन तक पहुँच सके। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा, बने रहे हेलो किसान के साथ, देखते रहें दूरदर्शन किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, तो अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो एक बार फिर से बता दें, आज हम बात कर रहे हैं बैंगन, टमाटर, मिर्च की खेती के बारे में और साथ ही कैसे करें आप वैज्ञानिक विधि से मधुमक्खी पालन। एक कॉलर है CL पांडे जी हैं, जिन्होंने हमें फोन किया है। आइए जल्दी से इनका सवाल ले लेते हैं। पांडे जी, CL स्वामी जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्कार। हाँ, जेडी किसान को शुभकामनाएं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप किसानों के लिए डेडिकेटेड। जी सिर्फ बहुत किसानों की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके जैसे कॉलर्स हमारा मनोबल बढ़ाते हैं ताकि हम और बेहतर कार्यक्रम आपके लिए बना सकें। बहुत अच्छा, आपके इस चैनल के द्वारा किसानों को बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी और नॉलेज गेन होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा डॉक्टर हर्षवर्धन जी सवाल है कि बैंगन में टमाटर है, इसकी नर्सरी का टाइमिंग क्या है? अभी टाइमिंग है क्या? कब से कब? आप तीनों सीजन की बता दीजिएगा, कब कब इसमें हम नर्सरी लगा सकते हैं? जी, नर्सरी पर भी हमारा सवाल था अगला, लेकिन अच्छा आपने पूछ लिया। जी स्वामी जी, नहीं सही टाइमिंग जो होता है ना, पीरियड इस टाइम से इस टाइम नर्सरी लगाई जाती है, वो थोड़ा सा अभी अगर है तो भी बता दीजिए, और तीन जो मौसम है उन तीनों मौसम का ही बता दीजिए। जी 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 स्वामी जी, काफ़ी धन्यवाद आपका। तो अभी जो हम अभी आने वाला जो मौसम है, खास करके जो उत्तर भारतीय मैदानी इलाका है, जिसमें आपका राजस्थान भी, जिसमें आप जहाँ से बोल रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से आप टमाटर लगा सकते हैं। अभी भी नर्सरी हम तैयार कर सकते हैं। जो नवंबर का महीना है, अक्टूबर में भी हम अभी से लेके और नवंबर तक हम इसकी नर्सरी हम लगा सकते हैं। जो छोटी सावधानियां मैं आपको बता दूं, एक ही जगह पे आप बार बार नर्सरी ना लगाएं। जिस जगह पे अगर आप नर्सरी लगाते हैं तो वहाँ पे अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सॉइल सोलराइजेशन करके उसको आप रोग से मुक्त कर सकते हैं। और हमेशा रेज्ड बेड पे नर्सरी लगाएं, यानी मिट्टी को थोड़ा 15 सेंटीमीटर ऊंचा करके, तो उस प्रकार से आप नर्सरी उगाएं। इसके बाद अगर इसके अलावा अगर आप उगाना चाहते हैं, जैसे राजस्थान में बहुत सारे किसान होते हैं, वो लो टनल के अंदर में भी टमाटर लगाते हैं, बैगन भी लगाते हैं, तो वो दिसंबर तक भी लगा सकते हैं, नर्सरी उगा सकते हैं और जनवरी में लगा के उसको लो टनल में ढक सकते हैं। जी। उसके बाद अगर जो किसान भाई प्रोटेक्टेड कंडीशन में अगर नर्सरी उगाते हैं तो फरवरी और मार्च में बैगन और मिर्च को भी पौधे को बाहर में खेतों में लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा जून जुलाई का मौसम होता है, इसमें हम दोबारा हम बैगन भी लगा सकते हैं और हम टमाटर भी लगा सकते हैं और हम मिर्च भी, इनकी भी हम नर्सरी तैयार करके किसान भाई खेतों में लगा सकते हैं। पूनम जी के पास चलते। पूनम जी, एक दर्शक है हमारे नीरज हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें सवाल भेजा है। ये कहते हैं कि मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए किस तरह का वातावरण उपयुक्त रहता है और क्या उनके इलाके में मधुमक्खी पालन की जा सकती है? वहाँ के लिए कौन से उचित प्रजाति है? नीरज जी मध्य प्रदेश से हमारे दर्शक। हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश से आप मधुमक्खी की दोनों प्रजातियां एपिस मेलिफेरा और भारतीय मधुमक्खी एपिस सिरानेका दोनों को ही पाल सकते हैं। और मध्य प्रदेश में अगर आपके यहाँ सरसों होती है तो बहुत अच्छी बात है। जिस भी इलाके में अगर आप रहते हैं, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश एक अच्छा इलाका है, वहां आपको सरसों भी मिलेगी और जंगलात भी बहुत सारे हैं, तो मधुमक्खी पालन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से इसको पाल सकते हैं और अपने नजदीकी कोई भी कृषि विश्वविद्यालय या खादी ग्राम उद्योग से पहले प्रशिक्षण ले लीजिएगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि जब हम बात करते हैं वैज्ञानिक तरीके से, मैं एक बात सबके लिए बताना चाहूंगी कि जब हम मधुमक्खी पालन को व्यवसाय, क्या फर्क है, तो आपको एक बात का कुछ ध्यान रखना है कि मधुमक्खी के बक्से में मधुमक्खी तो पाल ली, पहली बात रानी मक्खी को जितनी जल्दी बदलते रहेंगे 1 से 2 साल के अंतराल पे, यानी नई रानी मधुमक्खी ज्यादा अंडे देगी, ज्यादा मक्खियां बनेगी, ज्यादा शहद होगा। दूसरा, उस रानी को प्राथमिकता देनी है जिसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता ज्यादा हो, यानी जिस बक्से में बीमारियां कम लगती हैं, रोग कम लगते हैं, जो कम डंक मारती है, उसके बच्चों को हमें बढ़ावा देना है। और इसी बात के लिए हम कहते हैं बार बार कि आप सुपर का प्रयोग करें। जो बच्चे वाले फ्रेम्स
होते हैं उनका शहद ना निकालें, इससे आपकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। और वैज्ञानिक तरीके से आपको अगर करना है तो प्रशिक्षण जरूर लें और वैज्ञानिकों की सलाह बिल्कुल, शुरुआत से ये बार-बार हम बात कह रहे हैं। जी पूनम जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। और ये तो हम कार्यक्रम की शुरुआत से कह रहे हैं कि आप मधुमक्खी पालन वैज्ञानिक विधि से करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग जरूर लें। और एक कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं। और पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप कार्यक्रम में जुड़ी और आपने मधुमक्खी पालन से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक कॉलर है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, पदम सिंह जी बताइए, क्या सवाल है आपका? अरे मैं पदम सिंह बरसों से बोल रहा हूँ, राजस्थान से। जी, हमने मिर्च की खेती लगाई, उसमें सुगंध पैदा हो रही है। एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। मिर्च की खेती में जो ऊपर की टेने होते हैं वो सिकुड़न पैदा हो रही है। सिकुड़न पैदा हो गया, अच्छा ठीक है। इसके बारे में तो पहले हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वही वो जो मरोड़िया बीमारी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, लीफ कर्ल के कारण वो उसमें आ गई है। आप तो जिन पौधों में अगर ये ज्यादा हो गई उनको पहले उखाड़ के कहीं दबा दीजिए, उसके बाद एक बार आप इमिडाक्लोप्रिड जो है इसका 10 लीटर पानी में 4 ml दवा मिलके घोल से इसका छिड़काव कर दीजिए, तो आपकी बहुत हद तक ये समस्या जो है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल। और अब एक और सवाल ले लेते हैं, हमारे दर्शक हैं, बहुत कम शब्दों में आपसे इसका जवाब चाहूंगी। अरविंद पांडे मध्य प्रदेश से, इन्होंने ये सवाल भेजा है, हम टमाटर और मिर्च को मंडी में बेचने के अलावा क्या इनका प्रसंस्करण कर सकते हैं, क्या किस तरीके से कर सकते हैं, इसके क्या लाभ होंगे? जी हाँ, प्रसंस्करण की इन्होंने अच्छी बात की है कि प्रसंस्करण के लिए प्रजातियां भी अलग होती हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा, जैसे ऐसी प्रजाति जिसका जो गूदा होता है उसमें ज्यादा होता है, यानी TSS जो है अगर 5-5.5% से अगर अधिक हो, ऐसी प्रजाति हम चयन करें। उसमें लाइकोपिन उसमें अधिक हो, उसमें जो खट्टापन होता है यानी एसिडिटी भी अगर अधिक हो, तो ये प्रजातियां जो होती हैं ये प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त होती हैं। जैसे हम पहले बात कर रहे थे पेस्ट की या प्यूरी की, अभी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक प्रजाति का विकास किया है पंजाब रत्ता के नाम से, तो उसका चयन ये कर सकते हैं। जो हमारी बाकी जो इन्होंने कहा, जैसे जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं यानी एक जगह से हम दूसरी जगह ले जाते हैं, उसमें भी ऐसी प्रजातियां सहायक हो सकती हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा, आप छोटे लेवल पे अगर करना चाहें तो आप केचप बना सकते हैं कहीं भी, जिसको कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पे अगर आप इसका थोड़ा सा अगर प्रशिक्षण लेके फिर आप टमाटर का केचप बना सकते हैं, या मिर्च को आप सुखा के बेच सकते हैं, या मिर्च का आप पाउडर बना सकते हैं अपने यहाँ। तो इस प्रकार से तमाम जो छोटे छोटे जो अगर आप स्मॉल स्केल पे अगर आप करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से इनका प्रसंस्कृत उत्पाद जो है ये बना के आप मार्केट में बेच सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रसंस्करण के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे विकल्प हैं। और सब्जियों में तो हम जानते ही हैं कि अब प्रसंस्करण बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इनमें मूल्य संवर्धन भी होता है, इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, बर्बाद नहीं होती है प्रसंस्करण करके अगर आप बेचते हैं सब फल और सब्जियों को। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन दीजिए आपका, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और हमारे किसानों के सवालों के जवाब दिए। तो ये थे डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी, जिन्होंने हमें बताया कि मिर्च, टमाटर और बैंगन की खेती को लेकर हमारे किसानों को किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए इसी के साथ ही वो आपको बताते हैं कि कल हमारा विषय क्या होगा हेलो किसान में। कल का हमारा विषय है शरदकालीन फूलों की खेती, रबी दलहनी फसलों की उन्नत खेती। तो कल के ये विषय हैं जिनसे जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे इस ईमेल एड्रेस पर hellokisan2015@gmail.com पर। आप चाहें तो हमें अपने सवाल हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भेज सकते हैं, यानी हमारे फेसबुक आईडी को आप जान लें। आप सर्च बॉक्स में जाएं, हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा, ऐड करें, फॉलो करें, मैसेंजर के माध्यम से या फिर वॉल पर अपने सवाल साझा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हम बात बता देते हैं, डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर ये है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल करें और अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करें, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे, अपने विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम तक पहुँचाएंगे। और चलिए चलते चलते एक बार फिर से आपको बता दें कि आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। डीडी किसान के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। यहाँ पर आप इस हमारे आज के कार्यक्रम को भी दोबारा देख सकते हैं अगर आपने मिस कर दिया है, शुरुआत से नहीं देखा, या फिर आप कोई विशेष जानकारी के लिए पिछला हमारा कोई एपिसोड देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। बसंत की बीवी को तो चाहिए था कि गर्भ ही गिरा देती, पर वो तो ठहरी क्रांतिकारी। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप ठेकेदार से डरते हैं। तूने जो पाप किया था उसकी सजा बहुत बड़ी है। पहला फौजी देखा जो लड़ना नहीं चाहता। अगर लड़ना है तो दिमाग से लड़िए। तो क्या दीवान सिंह पर पहले भी ठेकेदार ने हमला करवाया था? जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस के साथ खोले जाने वाले खाते इस गांव के लिए क्रांति लाएंगे। कहानी एक गांव की देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।